ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज के कुछ भी बोलते हैं वो कि आप ऐसे करो वैसे करो, वो नहीं, आपको जो सही लगता है वही करो। इंस्टेक का क्वेश्चन एजेंटिक एआई पे आया था इस बार 15 मार्क्स में। MBBS? हाँ, तो मेडिकल साइंस था मेरा पहला। ये देखो डॉक्टर साहब मिल गए। अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना है, ट्राई करना है कि प्रीलिम्स से मेंस के बीच में कम से कम क्लासेस करने का। एक बार गया था अरे वाह, तो इसलिए देखो हमें एक जिसकी तलाश में थे वो मिल गए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब, एंड आई वांट टू सी यू IAS विद थैंक्स अ लॉट, थैंक गॉड ब्लेस यू। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ शुभम है। सॉरी मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि GS 4 पेपर भी है और मेरी रिक्वेस्ट पर शुभम तैयार हुए हैं, बिकॉज ये भी चाहते हैं कि जो ये बात बोलें आप सुनो और आपको इससे फ़ायदा हो, क्योंकि ये भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को दर्द समझते हैं। शुभम, GS 3 पेपर की बात करेंगे जो अभी हुआ है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है आपकी हर एक मिनट कीमती है। सर कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, क्वेश्चंस वगैरह भी मतलब ट्रेडिशनल जो आते हैं वैसे ही थे। कुछ क्वेश्चंस एक दो जो कि GS 3 के मतलब पैटर्न में रहते ही हैं कि वो बाउंसर्स होते हैं, तो वैसे एक क्वेश्चन थे मेरे अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन था जो शायद बाउंसर था, वो मिशन दृष्टि करके आया था। अच्छा। वो मई में ही वो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, तो थोड़ा काफ़ी रिसेंट था वो। बट GS 3 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर अगर ओवरऑल कहा जाए तो बैलेंस पेपर था, ऐसा कोई बहुत टफ या कोई बहुत इजी नहीं कह सकते हैं। पेपर बैलेंस, मतलब जो बच्चा पढ़ेगा वो कर लेगा। हाँ, क्या कहते हैं? उसमें कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा बहुत आउट ऑफ वर्ल्ड कुछ नहीं था। एक दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं GS 3 में स्पेशली, और इकोनॉमिक्स से भी कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं थे। जो क्वेश्चंस हम जनरली जो हम टॉपिक्स पढ़ते हैं देखते हैं वैसे ही उसी से क्वेश्चन थे। डिजिटल रुपी वगैरह काफ़ी कॉमन टॉपिक है सब। हाँ, तो ऐसा कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था। रिसेंट इवेंट्स के क्वेश्चन कुछ थे, वो कुछ एक लोगों को टफ लग सकते हैं जिन्होंने फॉलो नहीं किया होगा, और वरना फिर ओवरऑल पेपर सही था। UPI पे जैसे रिसेंट क्वेश्चन था UPI पे, इससे रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं, UPI में कौन सा डिजिटल रुपी? जैसे हाँ UPI पे टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी आफ्टर 2 टर्म्स, वैसा वो बहुत रिसेंट हो गया इसलिए। वही वो बहुत इतना रिसेंट नहीं था। मई फर्स्ट वीक में एक सैटेलाइट लॉन्च हुई थी मिशन दृष्टि करके, उस पर क्वेश्चन आया था, वो सबसे रिसेंट था। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह पे क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के, तो वो तो इकोनॉमिक्स में आप कभी भी पढ़ाई करते हो तो उतना पढ़ते ही हो आप। मतलब अप्रैल मई तक के करंट अफेयर्स को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं अगर जितना बच्चा है। वो भी ऐसा कोई मतलब शॉर्ट फिक्स नहीं होता है। इस साल आप मान लो मई का आया, ऐसे हमेशा आता नहीं है वो, बट स्टिल अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आई थिंक अप्रैल मई तक का करना लेटेस्ट कर सकते हैं, सफिशिएंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर करंट अफेयर्स कब तक का पढ़े हैं, किस डेट का पढ़े? इसमें आप नहीं बता सकते वैसा, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि GS पेपर 2 में पब्लिक एग्जामिनेशन जो बिल पास हुआ था वो काफ़ी लेट से हुआ था। आई थिंक मई या जून में हुआ था अच्छा, पास हाँ, हुआ, याद आया तो वो मुझे। पेपर 2 में आया था। तो फिर वो आप नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि इंपॉर्टेंस कितना है उस चीज़ का। जैसे इस बार भी Importance कितना है? अभी भी वो एक फिर से एग्जाम के उन्होंने लॉ पास किया है, जुलाई में आई थिंक किया था, तो इस बार काफ़ी लोगों ने देख के गए उसे कि वो काफ़ी नीट का हल्ला हुआ था एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए तो वैसे आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो इसलिए बस मतलब वही है। बट वही है कि जितना जो कॉस्ट बेनिफिट हम बोलते हैं, GS 3 का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है एंड कन्वेंशनल टॉपिक्स काफ़ी रहते हैं उसमें, तो आपको टाइम उसके हिसाब से ही देना होगा। तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाओ फिर कुछ ना पढ़ पाओ सही से। तो ये बहुत सही कहा आपने। अच्छा, ये जैसे बता रहे थे बच्चे कि साइंस एंड टेक्स से भी क्वेश्चन थे, किस तरह? साइंस टेक का क्वेश्चन एजेंटिक एआई पे आया था इस बार 15 मार्क्स में। तो Agentic AI? हाँ, एजेंटिक एआई काफ़ी नेसेंट स्टेज अभी चल रहा है, काफ़ी नया चीज़ है वो। तो वो वही मैं बोल रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन बाउंसर थे, एक वो मिशन दृष्टि वाला जो मई में आया था हुआ था, और अभी ये एजेंटिक एआई वाला। तो लोग एआई को पढ़ के तो काफ़ी गए होंगे क्योंकि डीपफेक वगैरह काफ़ी चल रहा है, बट आई थिंक एजेंटिक एआई थोड़ा सा डेविएट है टॉपिक से। बट अगेन GS 3 में ये तो चलता ही है, मतलब ये। तो आपने गेस किया था अपनी तैयारी में एजेंटिक AI को रखा था? प्रीलिम्स के टाइम मैंने पढ़ा था, अभी मेंस के टाइम पे ऑप्शनल के साथ उतना टाइम नहीं मिलता कि आप सब। बट वो इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ यूज़ किया? हाँ, तो मैं मतलब एक फ्रेमवर्क था, उस फ्रेमवर्क के अराउंड जितना मतलब वीव कर पाए हम तो उतना हमने कर लिया। मिशन दृष्टि वाले पे बहुत आइडिया नहीं था, तो जो थोड़ा बहुत था वो बस उतना ही हो पाया। तो बाकी ये दो क्वेश्चन को मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हाँ ऑफ बीट क्वेश्चन थे। बाकी तो क्वेश्चन आपने या तो कभी सुना होगा या तो कभी पढ़ा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो मतलब ये है कि थोड़ा लेंदी था, टफ था, लेकिन ऐसा भी नहीं था डुएबल नहीं है, किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल पेपर 3 तो लेंदी रहता ही है, तो वो आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, UPSC एग्जाम में, तो यार उतना तक आपको उसी तरह से प्लान करना ही पड़ेगा कि भाई ये वनडे एग्जाम होता है नहीं। वही चीज़ तो उतना आपको देखना पड़ेगा, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते वैसा। तो GS 1 GS 2 GS 3 का मतलब प्रिपरेशन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। GS 2 कंपेरेटिवली स्कोरिंग कहा जाता है, क्योंकि वो मार्क अब जो हो मतलब अब कुछ पैटर्न हो उनका वो मुझे नहीं पता, बट जो भी हो ओवरऑल GS 2 में मार्क्स थोड़े अच्छे आते हैं लोगों के। 3 में आप अच्छा
अच्छा भी लिखते हो तब भी थोड़े मार्क्स मतलब विद इन मतलब 100 क्रॉस बहुत रेयरली करता है। तो वो सब फैक्टर्स को आपको देख के तैयारी करनी है, मतलब टाइम देना है आपको। क्या यूपीएससी में हम इस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि जो भी वीक सेक्शन हमारा है उसको कम प्रायोरिटी देके अदर टॉपिक पर हम ज़्यादा प्रायोरिटी देके अच्छे मार्क्स ला सके, कुछ ऐसी स्टडी बना सकते देखो बिल्कुल कर सकते हैं, बट जैसा कि इस बार का प्रीलिम्स पेपर आपने देखा होगा वो disaster तो था ऐसा कोई लास्ट 2 साल से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बेसिक थियोरीज पे फोकस किया था, हिस्ट्री वगैरह में मतलब बेसिक काफ़ी पूछ रहे थे वो। इस बार पेपर बिल्कुल ही अलग था। बट प्रीलिम्स का फ़ायदा ये है कि वो रिलेटिव एग्जाम है, मतलब आपको बस क्वालिफाई करना है, तो अगर सबका खराब गया तो आपका भी गया तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मेंस में आपको मतलब वही चीज़ है कि नॉलेज का खेल है। हाँ, नॉलेज का, और थोड़ा कि एग्जाम हॉल में आप पेपर देखे कितना मतलब पैनिक नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। कैसे टाइम कैसे मैनेज करेंगे सर? बहुत लिखना पड़ता है, हाथ दर्द कर जाते हैं। मतलब आप सुबह से लगे रहे हो, अब शाम में भी 3-3 घंटे मतलब चलते रहेगा, तो इसके लिए क्या मैनेज, किस तरह टाइम मैनेजमेंट की बात करें, प्रैक्टिस क्या करना है इसमें? तो प्रैक्टिस तो सही है, टेस्ट सीरीज वगैरह लिखने का फ़ायदा तो होता है, बट दिन बात वही है कि हर एग्ज़ाम अलग अलग है। अगर आप पेपर लिख रहे हो, अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छे से आना भी ख़राब है और नहीं आना भी ख़राब है। बहुत अच्छे से आएगा तो आप उसमें पूरा पीएचडी करने बैठ जाओगे, पूरा अच्छे से लिखने लगोगे, तो आपका टाइम जो है वो ओवरशूट कर जाएगा वो। तो उस चीज़ से आपको बचना है, मतलब वहाँ पे इमोशनली अटैच नहीं होना पेपर के साथ। अगर आपको आ रहा है तब भी आपको उतना टाइम देख के हिसाब से लिखना है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी ऐसा नहीं खाली छोड़ना है, कुछ तो आपको आता ही होगा, आपने पढ़ाई किया तो। अपार्ट फ्रॉम कुछ क्वेश्चन, अब जैसे जेंटी का किसी ने सुना ही ना हो, या मिशन दृष्टि से मैंने नहीं सुना है, नहीं मैंने मिशन दृष्टि के बारे में मुझे पता नहीं था, तो वैसा कोई क्वेश्चन अगर हो जिसमें वो बहुत ही आइडिया ना हो, क्योंकि बहुत रेयरली है कि ऐसा होगा, आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आइडिया तो रहेगा ही। कुछ क्वेश्चन जो छूट रहा है लेकिन हमें लग रहा है कि इसमें हम कुछ लिख सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो क्या इसमें हमें रिस्क लेना चाहिए इस तरह से? बिल्कुल, अगर आपके पास आप इसे लास्ट लेग ऑफ पेपर में लिख रहे हो, आप ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, तो उस टाइम फिर आपको उतना स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसा ही लिखना है। एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर में लिख के 2 छोड़ने से बेटर है कि आप 3 बिना स्ट्रक्चर के लिख के एटलीस्ट पेपर कंप्लीट कर लो। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ आती है, वो बोलते हैं ना वॉमिट आउट करना, तो वहाँ पे जो आपको आता है, अगर 10-15 मिनट बचे हैं लास्ट के, लॉजिकल होना चाहिए, ऐसे नहीं आपको पता है तभी। अगर 10-15 मिनट बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो फिर आपको उतना स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं फॉलो करने की, आप उस पर कर सकते हो, कुछ भी तो मिल जाए नंबर। बिल्कुल वही चीज़ वो होता है। और बाकी इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन तो काफ़ी कन्वेंशनल थे, तो उनके टॉपिक फिक्स ही हैं, तो वैसे ही थे, तो उसमें कुछ खास नहीं था। साइंस टेक का तो काफ़ी ब्रॉड मतलब होता ही है, तो उसमें आप सब कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। मेन वही मैं बोल रहा हूँ, कॉस्ट बेनिफिट देखना है आपको। अब आप साइंस पढ़ने बैठोगे तो अब बायोटेक से क्वेश्चन था, अब आप सारा पढ़ने बैठोगे, बायोटेक पढ़ूँ, नैनोटेक पढ़ूँ, तो खासकर ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स को और दिक्कत हुआ करने में वो चीज़, तो फिर वो आपको नहीं करना है उतना। मतलब देखना है कि आप कितना कॉस्ट जो लगा रहे हो उसका बेनिफिट कितना मिल सकता है आपको। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका सर? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। 3rd अटेम्प्ट। इससे पहले प्री मेंस कहाँ तक गए थे? दोनों मेंस दिया था मैंने लास्ट। अच्छा, 2 बार मेंस। ये सेकंड मेंस है, ये 3rd मेंस है। ओह, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे क्या? एक बार गया था। अरे वाह, तो इसलिए देखो हमें एक जिसकी तलाश में थे वो मिल गए, इंटरव्यू तक सर जा चुके हैं, और इस बार भी आप इंटरव्यू दे रहे हो। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब जब भी बोल देता हूँ तो हो भी जाता है। बात करने से पता चलता है बंदे में क्या दम है, कि वो कितनी नॉलेज रखता है, वो बात करने से पता चल जाता है कि क्या पोटेंशियल बच्चों में है। और ये ऑप्शनल आपके क्या हैं? मेरी एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रो है। और ग्रेजुएशन को क्या सब्जेक्ट था आपका? मैंने MBBS किया हुआ है, तो MBBS? हाँ, तो मेडिकल साइंस था मेरा पहला। ये देखो डॉक्टर साहब मिल गए। सर मुझे BP का प्रॉब्लम है, इलाज कीजिए मेरा। एक बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछूंगा इनसे। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इंजीनियर तो पीछे पड़ ही गए थे यूपी से, अब डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? ऐसा नहीं है, आई थिंक सबके अपने अलग अलग रीजंस होंगे। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन हु कैन, यू नो। वही तो ऐसा जो हम बोलते हैं ना कि अब जवाहरलाल नेहरू भी एडवोकेट वकील लॉयर थे, तो वो भी PM ना बन के अपना काम कर सकते थे, केस करते, बट उन्होंने किया। तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो यू शुड गो फॉर इट, मैं तो यही बोलूँगा। तो और मतलब ये पहले से था मन में, ऐसा नहीं कि कुछ नया आया, तो बस इसलिए ट्राई किया। इतना एनर्जी, इतनी समझ, इतना इंटेलिजेंस कहाँ से लाते? एक तो MBBS करना, पढ़ाई मेडिकल साइंस इतनी टफ है, आपने मेडिकल साइंस क्यों नहीं रखा ऑप्शनल? मैंने MBBS भी किया है, मैंने MS भी कर रखा है। MS भी किया हुआ है? मेरी मास्टर्स भी हो चुकी है। ले, एम्स दिल्ली से किया है मैंने मास्टर सर्जरी। बताओ। तो उसके बाद मेरी आइटम, उसके बाद भी मुझे तो बड़ा वो लग रहा है कि, तो आपने मेडिकल साइंस क्यों नहीं रखा ऑप्शनल? रखा था मैंने, इनिशियल अटेम्प्ट से मेरे मेडिकल साइंस ही थे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था काम के साथ। कुछ मैंने स्टूडेंट को देखा है मेडिकल साइंस में बड़ा वो पढ़ना पड़ता, नंबर वगैरह नहीं मिलते, क्योंकि हमारा टोटल 19 सब्जेक्ट होता है MBBS में, उसमें कि और जो मेन सब्जेक्ट होता है फाइनल, जो क्लिनिकल वाला बोलते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, ये 4-5 ही होता है। तो बाकी सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं वो थियोरेटिकल होते हैं, तो उनका हमारा थोड़ा टच छूट जाता है फाइनल ईयर तक
आके, तो फिर से सब कुछ कवर करना और फिर कोई कॉन्टैक्ट, कोई रिलेशन नहीं है बाकी जीएस से मेडिकल साइंस का, तो इसलिए थोड़ा टाइम के साथ दिक्कत हो रहा था मैनेज करने में, तो फिर इसलिए स्विच अगर आप आईएएस बनते हैं तो एमबीबीएस के साथ आईएएस बनेंगे, हो सकता है गवर्नमेंट आपको वो पोजीशन दे जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड चीज़ करने की ज़रूरत पड़े, आपको आपकी एक्सपर्टीज़ वहाँ भी यूज़ होगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, आजकल तो बट वुमेन एक्सपर्टाइज की बात चल रही माशाल्लाह है। डॉक्टर आप तो लग ही रहे हैं डॉक्टर हैं, बट ऑफ कोर्स आईएएस बन सकते हैं, मतलब ये इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, फ्रीडम है, आप कुछ भी करो, आपका वक्त है, एनर्जी है, टाइम है, तो इट इज़ फ्री। बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, लाइफ में चेंजेस हमेशा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एमडीएमएस कर लिया हो गया हमारे लिए, आग जो होती है ना अंदर, नहीं कुछ और करना है, कुछ और बेहतर करना है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, वो जज्बा हमें आपने देख रहा सर। विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ और करना है सर, नए बच्चे जो देख रहे हैं उनके बारे में कुछ अगर बोलना चाहते हैं? अब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, कोई भी टेस्ट सीरीज के कुछ भी बोलते हैं वो कि आप ऐसे करो वैसे करो, वो नहीं, आपको जो सही लगता है वही करो। ऐसा नहीं है कि आप 20 टेस्ट लिख के आओगे तो आप अच्छे से दे ही दोगे, कर ही पाओगे, और टेस्ट नहीं दोगे तो नहीं कर पाओगे। अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना है, ट्राई करना है कि प्रीलिम्स से मेंस के बीच में कम से कम क्लासेस करने का, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्लासेस की मतलब हल्ले हर जगह होने लगते हैं, बट आपको सब कुछ करना नहीं है, सेल्फ स्टडी जितना करोगे उस टाइम उतना बेटर रहेगा। तो ये बताइए, जैसे प्री में मैथ्स वगैरह तो आपको दिक्कत नहीं हुई एज ए बायो और मैथ्स भी था मेरे 12th में। मैथ एक्स्ट्रा मैथ था आपका? हाँ, 12th में मैथ्स पीसीएम भी था, तो ऐसा कोई इशू नहीं था मुझे मैथ्स में भी, और प्लस कोई बेसिक्स ही मैथ्स आते हैं, प्लस आप मैथ्स नहीं भी करना चाहते हो तो लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन सब एक बात बताइए, एमडीएमएस के बाद आपने तो तैयारी के टाइम मिला बस? इसलिए ऑप्शन का ये किया था, थोड़ा सा टाइम का इशू होता था, बट ड्यूटीज़ के बाद ड्यूरिंग ड्यूटीज़ भी कभी अगर लाइट ड्यूटीज़ वगैरह कुछ लगी तो वो मैनेज करके फिर करना पड़ता है वो चीज़, तो वो होता है। यू मेड माई डे, मैं सही बता रहा हूँ। और कल भी लिया था मैंने टैबलेट, आज मुझे बहुत ही एक होता है जब बच्चे बोलते हैं खुल के बातें होती हैं तो अच्छा लगता है, वरना थोड़ी थोड़ी बातें हाँ हाँ नहीं, खुल के होनी चाहिए बातें, और अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया है।